कहानियाँ और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। चीन में पारिस्थितिक पर्यावरण की गुणवत्ता हुई बेहतर, दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल होंगे उद्घाटित और चीन भारत से आयातित सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना जारी रखेगा। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। चीनी राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय ने 13 अगस्त को एक न्यूज ब्रीफिंग का आयोजन किया। इसमें व्यापक तौर पर सुंदर चीन के निर्माण से जुड़ी स्थिति का परिचय दिया गया। बताया जाता है कि चीन में पारिस्थितिक पर्यावरण की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। जनवरी से जुलाई तक पूरे देश में PM 2.5 का घनत्व पिछले साल की इसी अवधि से प्रति घन मीटर में 1.8 माइक्रोग्राम कम हुआ है। गिरावट का स्तर 6.2% तक पहुंच गया है। अच्छे मौसम वाले दिनों का अनुपात साल दर साल 3.9% बढ़ चुका है। जुलाई के अंत तक पूरे देश में कार्बन उत्सर्जन व्यापार बाजार में लेन देन की कुल मात्रा 93 करोड़ टन से ज्यादा हो गई है। कम लागत में कार्बन में कमी बढ़ाने के साथ हरित और कम कार्बन वाले बदलाव को बढ़ावा दिया गया है। 15वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कार्बन उत्सर्जन के चरम स्तर तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण चरण है। चीनी पारिस्थितिक पर्यावरण मंत्रालय 5 क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के निपटने का प्रयास बढ़ाएगा। पहला, प्रमुख क्षेत्रों में हरित और कम कार्बन वाला बदलाव बढ़ाया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय कार्बन बाजार का विकास किया जाएगा। तीसरा, कार्बन उत्सर्जन सांख्यिकीय लेखा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। चौथा, जलवायु के प्रति लचीलापन उन्नत किया जाएगा। और पांचवां, जलवायु परिवर्तन के मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाएगा। उधर यांगची नदी त्रिघाटी नेविगेशन प्रशासन ब्यूरो से मिली खबर के अनुसार 12 अगस्त को रात 12:40 तक त्रिघाटी हब पर थ्रूपुट 10 करोड़ टन तक पहुंच गया। बताया जाता है कि त्रिघाटी हब पर शिप लॉक ने 5,886 बार काम किया है। इससे कुल 21,562 जहाजों का आवागमन हुआ और थ्रूपुट वॉल्यूम 9,72,76,000 टन रहा। शिप लिफ्ट ने 2,557 बार ऑपरेशन पूरे किए। इससे 2,590 जहाज और 4,46,000 यात्री गुजरे। 2,84,00,000 आपातकालीन आपूर्ति वस्तुओं को त्रिघाटी बांध से गुजरने में सुविधा मिली। त्रिघाटी बांध का सालाना थ्रूपुट साल 2011 में पहली बार 10 करोड़ टन तक पहुंच गया। तब से अब तक लगातार 15 सालों से कामकाज का उच्च स्तर बना हुआ है। वर्ष 2021 से 2025 तक सालाना थ्रूपुट लगातार 5 सालों में 15 करोड़ टन से ज्यादा रहा। उधर दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल 22 अगस्त को चीन की राजधानी पेचिंग स्थित राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग ओवल में उद्घाटित होंगे। पेचिंग की नगरपालिका और चाइना मीडिया ग्रुप आदि इसका संयुक्त आयोजन करेंगे। बताया जाता है कि दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल 22 से 26 अगस्त तक आयोजित होंगे, जो 5 दिन चलेंगे। पिछले बार के खेलों की तुलना में इस बार के खेलों में प्रतियोगिता के इवेंटों और भाग लेने वाली टीमों की संख्या ज्यादा होगी। समय सारणी के मुताबिक 51 इवेंटों की कुल 1,301 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मुकाबले की अवधि भी 3 दिनों में 6 प्रतियोगिता इकाइयों से बढ़कर 5 दिनों में 9 इकाइयों तक कर दिया गया है। प्रतियोगिता के समय को सुबह और दोपहर से बदलकर दोपहर और शाम तक कर दिया गया है। प्रतियोगिता की हर इकाई का समय 3 घंटे चलेगा। आंकड़ों के अनुसार प्रतियोगिता के इवेंटों की संख्या 26 से 51 तक बढ़ाई जाएगी। इनमें प्रतिस्पर्धी मैचों की संख्या 30 और परिस्थिति आधारित प्रतियोगिताओं की संख्या 21 होगी। कुल 666 टीमों ने वर्तमान खेलों में भाग लेने के लिए आवेदन किया। मैच का शेड्यूल 487 से बढ़कर 1,301 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा वर्तमान खेलों में शुरुआती राउंड रद्द किए जाएंगे। मार्शल आर्ट्स और नृत्य जैसे प्रतिस्पर्धा और दर्शकों को आकर्षित करने वाले इवेंटों को प्रतिस्पर्धी मैच में शामिल किया जाएगा। उधर 12 अगस्त को शीजांग स्वायत्त प्रदेश की सरकार के सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में स्वायत्त प्रदेश में जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून के अध्ययन, प्रचार और कार्यान्वयन व संबंधित जातीय कार्यों की स्थिति का परिचय दिया गया। इसमें शीजांग स्वायत्त प्रदेश के जातीय मामलों के आयोग के उपनिदेशक लियू तोंगमेई ने विदेशों में चीन विरोधी ताकतों और मीडिया द्वारा फैलाई गई उन भ्रांतियों का सकारात्मक जवाब दिया कि यह कानून जबरन आत्मसातकरण और सांस्कृतिक नरसंहार है। लियू तोंगमेई ने कहा कि जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाले कानून के लागू होने से पहले और बाद में दलाई लामा समूह और कुछ विदेशी ताकतों और मीडिया ने लगातार
इस कानून पर हमले किए हैं और जबरन आत्मसातकरण और सांस्कृतिक नरसंहार जैसे बेतुके सिद्धांत फैलाए हैं। तथ्यों के सामने ये गैर जिम्मेदार टिप्पणियां पूरी तरह निराधार हैं। इनका सार चीन के विकास को रोकना और जातीय अलगाववाद को भड़काना है। लियो तोगमेई ने कानूनी प्रावधानों और तथ्यों का हवाला देते हुए इन तथाकथित भ्रांतियों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधान अल्पसंख्यक भाषाओं, लिपियों और संस्कृतियों के सम्मान, सीखने और संरक्षण को पूरी तरह से दर्शाते हैं। विभिन्न जातीय समूहों की उत्कृष्ट पारंपरिक संस्कृतियां चीनी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं और राज्य उत्कृष्ट पारंपरिक चीनी संस्कृति के प्रचार और प्रसार का समर्थन करता है। लियो तोगमेई ने शीचांग की संस्कृति के संरक्षण में हासिल की गई विशिष्ट उपलब्धियों को भी सूचीबद्ध किया। वर्तमान में स्वायत्त प्रदेश में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची प्रणाली के 4 स्तर स्थापित किए गए हैं, जिनमें सभी स्तरों पर 2760 प्रतिनिधि परियोजनाएं शामिल हैं और इसके 1790 प्रतिनिधि उत्तराधिकारी हैं। उधर चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा संख्या 35/2026 जारी कर भारत से आयातित सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पर लागू एंटी डंपिंग उपायों पर अंतिम समीक्षा निर्णय की घोषणा की है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने फैसला सुनाया है कि यदि डंपिंग विरोधी उपायों को समाप्त कर दिया जाता है तो भारत से चीन में आयातित सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की डंपिंग जारी रह सकती है या फिर से हो सकती है और चीन के सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर उद्योग को होने वाला नुकसान भी जारी रह सकता है या फिर से हो सकता है। एंटी डंपिंग नियमों के अनुच्छेद 50 के मुताबिक चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने जांच परिणामों के आधार पर राज्य परिषद टैरिफ आयोग को एंटी डंपिंग उपायों को लागू करना जारी रखने की सिफारिश प्रस्तुत की है। वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर राज्य परिषद टैरिफ आयोग ने 14 अगस्त 2026 से 5 साल की अवधि के लिए भारत से आयातित सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना जारी रखने का फैसला किया है। उधर हाल ही में कुछ पश्चिमी मीडिया और थिंक टैंक ने तथाकथित चाइना स्क्वीज सिद्धांत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उनका दावा है कि चीन का औद्योगिक निर्यात वैश्विक बाजार में जगह कम कर रहा है और विकासशील देशों की औद्योगिकरण प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। इस कथन के जवाब में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के इतिहासकार एडम ट्रूज ने एक लेख लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चाइना स्क्वीज सिद्धांत आर्थिक डेटा विश्लेषण पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक विचारों से प्रेरित है और एक पूरी तरह से धोखा है। प्रोफेसर टूज के विश्लेषण के मुताबिक पिछले 1 दशक से तथाकथित चीन संकट को लेकर पश्चिम का प्रचार मूल रूप से हर चीज के लिए चीन को दोषी ठहराने का एक प्रयास है। अमेरिका के औद्योगिकरण में गिरावट के लिए चीन को दोषी ठहराया जाता है, यूरोप की औद्योगिक रुकावट के लिए चीन को दोषी ठहराया जाता है और विकासशील देशों के विकास में आने वाली बाधाओं के लिए भी चीन पर दोष मढ़ा जाता है और बदनामी फैलाने वाले अभियानों की रणनीति अपरिवर्तित रहती है। पहले थिंक टैंक अवधारणाएं गढ़ते हैं और रिपोर्ट जारी करते हैं, फिर मीडिया रिपोर्टों के साथ साथ उनका अनुसरण करता है और प्रसार के दायरे को बढ़ाता है। इसके बाद नेता इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का अवसर लेते हैं। प्रोफेसर के मुताबिक यह दावा चीन अन्य देशों को औद्योगिकरण के अवसर से वंचित करता है। एक दुष्प्रचार वाला अभियान है जिसका उद्देश्य दुनिया को सामान्य बनाना नहीं है, बल्कि चीन को रोगग्रस्त ठहराना है, जो कि एक तथ्य विपरीत विश्व दृष्टि है। उधर हाल ही में जापान के नागासाकी में स्थित नागासाकी परमाणु बम विस्फोट स्मारक संग्रहालय अपनी स्थापना के 30 वर्षों में पहली बार प्रदर्शनी नवीनीकरण कर रहा है। नागासाकी शहर द्वारा जारी योजना के मुताबिक जापान के आक्रामक युद्ध और औपनिवेशिक शासन से संबंधित विवरणों में बड़े पैमाने पर कटौती और संशोधन किया जाएगा, जिससे जापान के विचारशील लोगों में तीव्र विरोध और चिंता पैदा हो गई है। नागासाकी परमाणु बम विस्फोट स्मारक संग्रहालय परमाणु विस्फोट केंद्र क्षेत्र के निकट स्थित है। संग्रहालय में बड़ी संख्या में प्रदर्शनियां साल 1945 में परमाणु बम विस्फोट से नागासाकी को हुए गंभीर विनाश को दर्शाती हैं। साथ ही संग्रहालय में जापान चीन युद्ध और प्रशांत युद्ध जैसे प्रदर्शनी क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम।
और मैं हूं आपका मित्र पंकज श्रीवास्तव। स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में हम आपको चीन की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अलग-अलग क्षेत्रों की कहानियां सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चीन की ऐतिहासिक कहानियों के कुछ अंश। मित्रों, अपने वायदे के मुताबिक आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई कड़ी के साथ, और इस कड़ी का शीर्षक है अभिज्ञ व्यक्तियों का साथ खोजने वाले कुबलाई खान। पेइचिंग नगर के अंदर एक और छोटा सा शहर है जो पेहाई पार्क के दक्षिणी फाटक के बाहर स्थित है। ईंटों से बना हुआ गोलाकार छोटा सा ये शहर थ्वानचंग कहलाता है। दरअसल ये केवल एक किला है। इसका कुल क्षेत्रफल 4500 वर्ग मीटर से अधिक है। इसमें शानदार भवन, ऊंचे ऊंचे देवदारू और सरू के वृक्ष और मनोहर दृश्य होने की वजह से लोग उसे एक विशेष उद्यान मानते हैं। थ्वानचंग में अनेक दुर्लभ सांस्कृतिक अवशेष प्रदर्शित हैं। इनमें से जेड कुंडा मंडप में रखा हुआ काले जेड से बना बड़ा शराब का कुंडा पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। युवान राजवंश के प्रारंभिक काल में बनाए गए इस काले जेड कुंडे की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर और इसका वजन 3500 किलोग्राम है और इसमें 3000 लीटर शराब भरी जा सकती है। इसे चीन का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वंशगत कीमती जेड बर्तन माना जाता है। युवान राजवंश के सम्राट शीचू यानी कुबलाई खान शासनकाल 1260 से 1294 ईस्वी तक में इस जेड कुंडे में शराब भरवाया करते थे और उसे विशिष्ट अधिकारियों को दावत में पिलाया करते थे। इसीलिए इस जेड कुंडे को शराब कुंडा भी कहा जाता है। इन अधिकारियों में कुछ मंगोल थे, कुछ हान जाति के थे और कुछ अल्पसंख्यक जातियों के भी थे। हम कह सकते हैं कि चीन के सारे अभिज्ञ व्यक्ति यहाँ इकट्ठा होते रहते थे। कुबलाई खान 1215 से 1294 ईस्वी तक मंगोल जाति के सबसे बड़े मुखिया चंगेज खान का पौत्र, थोलेई का बेटा और मंगके का छोटा भाई था। 1251 में मंगके गद्दी पर बैठा। उसने विशाल रेगिस्तान के दक्षिणी भूभाग का फौजी और राजनीतिक अधिकार कुबलाई को सौंप दिया। तभी से 36 वर्षीय कुबलाई को हान जाति के अनेक बुद्धिजीवियों के साथ संपर्क रखने का अवसर मिल गया। जुलाई 1252 में कुबलाई को दक्षिणी सुंग राजवंश पर हमला करने का आदेश दिया गया। बड़ी फौज के अलावा एक सलाहकार दल भी कुबलाई के साथ हो लिया, जिसमें हान जाति के सुप्रसिद्ध बुद्धिजीवी चांग वन छिन, लिu पिंगचुंग और याओ शू आदि शामिल थे। वे लोग कई सालों से राजनीति में कुबलाई की सहायता किया करते थे और उन सभी को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था। लिu पिंगचुंग ने बचपन से ही किताबें पढ़ने में बड़ी रुचि रखी थी। वे बहुज्ञ और निपुण थे। वे खासतौर पर खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान और पंचांग व्यवस्था आदि में सिद्धांत थे। युवावस्था में उन्हें उनकी निपुणता को समझने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। गुस्से में वे घर छोड़कर साधु बनने मंदिर में जा पड़े। बाद में किसी की सिफारिश से वे कुबलाई के यहाँ आए और उन्होंने कुबलाई का आदर पाया। चांग वन छिन एक बुद्धिमान और जिज्ञासु व्यक्ति थे और उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। वे लिu पिंगचुंग के सहपाठी भी थे। लिu पिंगचुंग के परिचय से वे कुबलाई के सलाहकार बन गए। याओ शू ने कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद, बौद्ध धर्म, चिकित्सा, विशेषकर कृषि विज्ञान में महारत हासिल की थी और वे भी कुबलाई के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। महत्वपूर्ण पदों पर बैठे ये हान जाति के बुद्धिजीवी हमेशा स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर और परिश्रम पूर्वक योजना बनाकर समय समय पर कुबलाई को आवश्यक सुझाव पेश किया करते थे। एक बार ये जानकर कि शिंगचाओ यानी वर्तमान खपेई प्रांत के शिंगथाई शहर की जनसंख्या किन राज्य की 80,000 से घटकर केवल 600-700 रह गई है, उन्होंने बहुत चिंतातुर होकर कुबलाई के सामने
वहां की स्थिति परिवर्तित करने के लिए तुरंत ही दक्ष अधिकारी भेजने का सुझाव दिया। कुबलाई ने उनका सुझाव अपनाया। फलस्वरूप एकदम नई परिस्थिति नजर आने लगी और वहां की आबादी पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ गई। इस तरह कुबलाई हान जाति के अधिकारियों की नियुक्ति करने का महत्व समझने लगे। कुछ समय बाद जब कुबलाई दक्षिणी सुंग राजवंश पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने सलाहकार दल साथ ले जाने का निश्चय किया ताकि लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए वे एक साथ तत्कालीन राजनीति पर बहस कर सकें और परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकें। उस समय दक्षिणी सुंग राजवंश की सचुआन प्रांत में तैनात सेना की रक्षा पंक्ति शक्तिशाली थी और वो मंगोल सेना का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध करती थी। इसलिए मंगोल सेना का उस पर प्रहार करके कब्जा जमा लेना प्रायः असंभव था। कुबलाई ने सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करके ये निश्चय किया कि पहले घूम फिर कर थूपो यानी वर्तमान तिब्बत इलाके से गुजरकर युन्नान प्रांत के ताली राज्य पर हमला करें, फिर दक्षिण और उत्तर दोनों ओर से दक्षिण सुंग पर प्रहार करें। एक दिन प्रयाण करते करते कुबलाई की सेना छुईशन नाओअंग नामक स्थान पर आ पहुंची और वहां पड़ाव डाला। कुबलाई ने सेनापतियों और अधिकारियों को एक दावत देनी चाहिए ताकि सभी लोग मजे से खूब शराब पी सकें। भोज में थोड़ी शराब पीने के बाद कुबलाई बेहद प्रसन्न हो रहे थे। तभी याओशू ने कुबलाई को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, सुंग राजवंश के संस्थापक सम्राट थाईचू यानी चाओ ख्वांग इन 927 से 976 ईस्वी तक ने छाओपिन को फौज लेकर दक्षिणी थांग राज्य पर हमला करने के लिए भेजा था और ये आदेश भी दिया था कि वहां जाकर कत्लेआम करना, साधारण लोगों को पकड़ना और लूटमार मचाना सख्त मना है। फलस्वरूप लड़ाई खत्म होने के बाद वहां बाजार पहले की ही तरह गर्म रहा। सामाजिक जीवन भी स्थिर बना रहा और आम जनता ने इस नीति की खूब प्रशंसा की। ये सुनकर हालांकि कुबलाई ने मुंह से कुछ न कहा, लेकिन वे समझ गए कि वास्तव में याओशू उन्हें अपनी राय दे रहे हैं। अगले दिन जब कुबलाई याओशू से मिले तब उन्होंने कहा, कल रात को आपने जो कहानी सुनाई है मैं भी उसी तरह करूंगा। याओशू ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम, ये आपका नेक दिल है, जनता का सौभाग्य है और देश का सुख चैन भी है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। अक्टूबर 1253 में कुबलाई मध्यम राह सेना को लेकर चिंशा नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि नदी में ऊंची ऊंची भयानक लहरें उमड़ रही हैं और इस कठिनाई के कारण सेनापति और सैनिक सभी नदी के किनारे किनारे भटक रहे हैं। इतने में लिउ पिंगचुंग ने आकर सलाह दी कि चमड़े और लकड़ियां इकट्ठा करके उनसे बेड़े बनाए जाएं। इस तरह सभी सेनापतियों और सैनिकों ने सुचारू रूप से चिंशा नदी को पार कर लिया। इसके बाद उनकी सेना ने पड़ोस के कुछ कबीलों को अपने काबू में कर लिया और फिर ताली राज्य की ओर कूच किया। अब वे ताली राज्य से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। ताली राज्य की स्थापना 937 ईस्वी में तत्काल मध्य चीन में 5 राजवंशों का शासन चल रहा था पाए जाति के मुखिया त्वांग सीफिंग ने की थी और तब तक उस राज्य का इतिहास 300 से अधिक वर्ष का हो चुका था। तत्कालीन ताली राज्य का राजा त्वान शिंगची था, जो वर्तमान युन्नान प्रांत और सचुआन प्रांत के दक्षिण पश्चिमी भाग का शासन करता था। लेकिन असली अधिकार काओशियांग और काओहो
दो भाइयों के हाथ में ही था। अब प्रश्न ये था कि ताली राज्य पर कैसे कब्जा किया जाए। उस समय कुबलाई की सेना ने चारों ओर से राज्य को अपने घेरे में डाल रखा था। ऐसी परिस्थिति में सलाहकारों की राय थी कि पहले शिष्ट तरीका अपनाया जाए, यदि वो असफल रहे तो युद्ध का तरीका अपनाया जाए। इसका अर्थ था कि शांतिपूर्ण तरीके से ताली राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। नवंबर 1253 में आत्मसमर्पण के लिए फुसलाने के उद्देश्य से युई लुईशु आदि कई व्यक्तियों को दूत के रूप में ताली राज्य के दरबार में भेजा गया। त्वान शिंगची ने शांति वार्ता करनी तो चाही, लेकिन अंतिम फैसला नहीं कर पाया। काओशांग आत्मसमर्पण से असहमत था और उसने कुबलाई द्वारा भेजे गए 3 दूतों की हत्या करवा दी। इससे कुबलाई आग बबूला हो उठा और उसने ताली राज्य पर हमला करने का आदेश दे दिया। दिसंबर में ताली राज्य की राजधानी यांगचुई में पर कब्जा जमा लिया गया। जब त्वान शिंगची ने देखा कि मामला बिगड़ गया है, तो वो वहां से भागकर शानछान यानी वर्तमान यूनान प्रांत की राजधानी खुनमिंग शहर चला गया। काओशांग भी घबराकर याओचौ यानी आज यूनान प्रांत का याओआन भाग गया। ताली राज्य की राजधानी पर कब्जा करने के बाद मंगोल सेनापतियों ने एक के बाद एक ये राय पेश की कि अपने मरने वालों का बदला लें और वहां की जनता को सजा दें। कुबलाई ने भी ये मान लिया। इस खबर का पता चलने पर चांग वनशेन, लिu पिंगचुंग और याओ शू फौरन कुबलाई से मुलाकात करने आए। उन्होंने कुबलाई से कहा, दूतों की हत्या और आदेश का इनकार काओशांग ने ही किया था, न कि यहाँ की जनता ने। इसमें आम जनता का कोई दोष नहीं। हम यहाँ की जनता की हत्या नहीं कर सकते। ये सुनकर कुबलाई को लगा कि उन्होंने ठीक ही कहा है। फिर लिu पिंगचुंग बोले, इतनी बड़ी फौज को लेकर इतनी दूर से इधर आने का हमारा असली उद्देश्य क्या है? केवल विशाल हृदयता से चीन की राज सत्ता प्राप्त करना। यदि हम अंधाधुंध निरीह जनता की हत्या करेंगे तो हमें केवल एक खाली शहर ही मिलेगा। उससे हमें क्या लाभ होगा? महामहिम, आपको छाओपिन द्वारा दक्षिणी थांग पर कब्जा करने की कहानी याद होगी। हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कुबलाई ने प्रभावित होकर कहा, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। इसके बाद रेशमी कपड़े से बहुत सी पताकाएं बनाई गईं, जिन पर हत्या करने की सख्त मनाही का आदेश लिखा था। इसके अलावा जहां तहां इसका व्यापक प्रचार भी किया गया। फलस्वरूप ताली राज्य की राजधानी विपत्ति से बच गई और तभी से कुबलाई की सेना ने किसी भी शहर पर कब्जा जमाकर वहां व्यापक पैमाने पर कत्लेआम करने की अपनी पुरानी दुर्नीति को छोड़ दिया। ताली राज्य को अपने कब्जे में लाने के बाद वहां की रक्षा के लिए कुछ सेना वहां छोड़कर कुबलाई मुख्य फौज को लेकर मंगोलिया वापस आ गया। जुलाई 1259 में दक्षिणी सुंग राजवंश की हॉचाओ काउंटी के त्याओजुई नगर यानी वर्तमान सिचुआन प्रांत के शहर के पूर्व में पर हमला करते समय मंग के खान बुरी तरह घायल हुए और युद्ध स्थल पर ही चल बसे। जब ये खबर कुबलाई के कान तक आई तो उन्होंने सत्ता लेने के लिए हान जाति के वरिष्ठ अधिकारियों की राय के अनुसार एक तरफ तो मंग के खान के शव संस्कार का प्रबंध किया और दूसरी तरफ दक्षिणी सुंग के साथ गुप्त संधि पर हस्ताक्षर किए। मार्च 1260 में कुबलाई ने अपने को महान खान घोषित कर दिया और खायफिंग यानी वर्तमान भीतरी मंगोलिया की तुओलुन काउंटी के उत्तर पश्चिमी भाग को अपनी राजधानी बनाया। बाद में हान जाति के अधिकारियों के समर्थन पर उन्होंने अपने छोटे भाई आली पुके को, जो सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा था, पराजित किया।
कुबलाई खान एक महान राजनीतिज्ञ थे। वे मध्य चीन के सामंती राजवंशों की हान परंपरा के अनुसार मंगोलिया का रूपांतरण करने के लिए महत्वाकांक्षी थे। आर्थिक क्षेत्र में कृषि, जल संरक्षण और रेशम के कीड़ों के पालन पर जोर देते हुए उन्होंने 1261 में कृषि विभाग कायम किया और याओशू को इस विभाग का प्रधान नियुक्त किया। 1262 में जल संरक्षण परियोजना के लिए उन्होंने अधिकारियों से जल संरक्षण की जानकारी रखने वाले सुयोग्य व्यक्तियों की सिफारिश करने को कहा। चांग वन छेन ने कुबलाई खान से कुओ शाओचिंग का परिचय कराया। कुओ शाओचिंग को बचपन से ही तरह तरह के औजार बनाने का शौक था और उस पर अपने दादा का भी असर पड़ा था। उसके दादा कुओ रुंग एक ज्ञानी पुरुष थे जो विशेष रूप से गणित, खगोल शास्त्र और जल संरक्षण विज्ञान में दक्ष थे। लिउ पिंगचुंग उसके दादा के अच्छे मित्र थे। जब कुओ शाओचिंग कोई 10-12 वर्ष का बालक था, लिउ पिंगचुंग उआन काउंटी के चेचिनशान नामक स्थान में अपने घनिष्ठ मित्र चांग वनछेन के साथ पढ़ाई कर रहे थे। कुओ रुंग ने अपने पोते कुओ शाओचिंग को उन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए वहां भेजा। कुओ शाओचिंग खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ बना। सुयोग्य व्यक्ति बनने में कुओ शाओचिंग पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाले लिउ पिंगचुंग ही थे। उसके सहपाठियों में वान शुन नामक एक और व्यक्ति था जो उम्र में कुओ शाओचिंग से 4-5 साल छोटा था। 32 वर्ष की उम्र में कुओ शाओचिंग को कुबलाई खान ने जल संरक्षण का कार्य सौंप दिया। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की ऐतिहासिक कहानियों की कड़ी। कुबलाई खान ने शांगतू यानी वर्तमान भीतरी मंगोलिया की तुओलुन काउंटी के निकट में कुओ शाओचिंग से भेंट की। उन्होंने जल संरक्षण संबंधी कुछ प्रमुख प्रश्नों को लेकर कुओ शाओचिंग से पूछताछ की। अपनी जानकारी और परिचित परिस्थिति के आधार पर कुओ शाओचिंग ने तुरंत ही 6 महत्वपूर्ण सुझाव पेश किए। पहला सुझाव था चुंगतो यानी वर्तमान पेइचिंग से थुंगचौ तक जाने वाली यातायात नहर का पुनर्निर्माण करना। दूसरा सुझाव था मध्य चीन के क्षेत्रों में जल स्रोत का युक्तियुक्त प्रयोग करना। तीसरा सुझाव व्हांगहो नदी की उत्तरी नहर बनाने का था। अन्य तीनों सुझाव नगरों में पानी का प्रयोग करने, सिंचाई की नहर नालियां खोदने और स्थानीय जल संरक्षण का निर्माण करने से संबद्ध थे। ये सुझाव कृषि के विकास के लिए उपयोगी थे और उन्हें अमल में भी लाया जा सकता था। इसलिए कुबलाई खान ने कुओ शाओचिंग की इन सुझावों के लिए प्रशंसा की और उसे सभी इलाकों में नदी नियंत्रण परियोजना के प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया। इस तरह कुओ शाओचिंग ने जल संरक्षण की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अगले वर्ष उसकी पदोन्नति हुई। बाद में वो नदी नियंत्रण संबंधी मामलों का प्रधान प्रबंधक और निर्माण विभाग का मंत्री बन गया। 1264 में कुओ शाओचिंग ने चांग वनछेन के साथ शीशा, जिसमें वर्तमान निंगशिया स्वायत्त प्रदेश, उत्तरी शेनशी, उत्तरी पश्चिमी कांसू, उत्तर पूर्वी छिंगहाई प्रांत और भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश का एक भाग शामिल है, इलाके में जल संरक्षण की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उसके निर्देशन में निंगशिया इलाके के थांगलाय और हानयिन आदि 80 से अधिक छोटी बड़ी नहरों का पुनर्निर्माण किया गया और 90,000 से अधिक हेक्टर खेतों की पुनः सिंचाई की गई। नतीजा ये हुआ कि उत्तर पश्चिमी चीन के कृषि उत्पादन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रस्तुत हो गईं। 1276 ईस्वी में
स्वर्गीय लिउ पिंगचुंग के सुझाव के अनुसार कुबलाई खान ने लिउ हंग, वानश्युन और कुओ शाओचिंग को पंचांग पद्धति का संशोधन करने का काम सौंपा। कुबलाई खान ने कुओ शाओचिंग को बुलाकर बताया, पुरानी पंचांग पद्धति का संशोधन करने की तो लिउ पिंगचुंग की अपने जीवित काल में भी बड़ी इच्छा थी। वे मरणासन अवस्था तक ये बात नहीं भूले थे। तुम उनके शिष्य हो, इसलिए तुम्हें ये भारी कार्य अपने कंधों पर उठाकर अच्छी तरह पूरा करना चाहिए। उत्तर में कुओ शाओचिंग बोला, नई पंचांग पद्धति का संपादन करने में मैं अपनी सारी शक्ति अवश्य लगाऊंगा, लेकिन पंचांग बनाने की बुनियादी कड़ी निरीक्षण होती है और निरीक्षण के लिए मापक यंत्रों की सख्त जरूरत होती है। ये सुनकर कुबलाई ने चांग वनशेन आदि व्यक्तियों को आदेश दिया कि वे मापक यंत्र बनाने में कुओ शाओचिंग को सहायता दें। साथ ही उन्होंने सारे देश के 27 निरीक्षण केंद्रों में काम करने के लिए 14 अफसरों को भी भेजा। इसके दौरान कुओ शाओचिंग ने अपने हाथ से एब्रिज्ड अर्मेला यानी संक्षिप्त प्रवलय जैसे नक्षत्र विज्ञान में काम आने वाले अनेक यंत्र बनाए। एक दिन कुबलाई खान ने थाई हतियन यानी सर्वोच्च एकता के महाकक्ष में सैनिक असैनिक अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते समय कुओ शाओचिंग की सृजनात्मक भावना की प्रशंसा की। उन्होंने कुओ शाओचिंग के साथ इन मापक यंत्रों को भी तफसील से देखा। 4 वर्षों की मेहनत के बाद 1280 ईस्वी में नई पंचांग प्रणाली तैयार हो गई, जिसे कुबलाई खान ने शाओशी ली यानी समय बताने वाला पंचांग नाम दिया। 1292 ईस्वी के वसंत में हांगचौ से तातू यानी वर्तमान पेइचिंग तक जाने वाली यातायात नहर, जिसका निर्माण कुओ शाओचिंग के निर्देशन में हुआ था, में औपचारिक रूप से जहाजरानी शुरू हो गई। हान जाति के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने और वैज्ञानिकों का आदर करने की कुबलाई खान की नीति ने देश की एकता, समाज के विकास और अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो श्रोता मित्रों, ये था अभिज्ञ व्यक्तियों का साथ खोजने वाले कुबलाई खान। अभी आप सुन रहे हैं चीनी मंगोलियाई जाति के गायक एंकपायर द्वारा गाया गया कुबलाई खान नाम का गीत। कुबलाई खान 1215 से 1294 तक मंगोल जाति के सबसे बड़े मुखिया चंगेज खान के पौत्र थे। वो चीन के इतिहास में युआन राजवंश 1271 से 1368 तक के संस्थापक सम्राट थे। कुबलाई खान एक महान राजनीतिज्ञ थे। वे मध्य चीन के सामंती राजवंशों की हान परंपरा के अनुसार मंगोलिया का रूपांतरण करने के लिए महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में तत्कालीन चीन के भीतरी इलाके में हान जाति की संस्कृति को महत्व देते थे और कन्फ्यूशियस विचारधारा का समादर करते थे। उस जमाने में मंगोल जाति उत्तरी चीन में घुमंतू जनजीवन बिताने वाली जाति थी। युआन राजवंश की स्थापना के बाद कुबलाई खान मध्य चीन में कृषि के उत्थान और विकास पर भी जोर देते थे।
कुबलाई खान चीन के इतिहास में महान सम्राटों में से एक थे। उन्होंने हान जाति के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था और वैज्ञानिकों का आदर करते थे। उनकी नीति से तत्कालीन में चीन की एकता, समाज के विकास और अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सक्रिय भूमिका निभाई गई। मंगोलियाई जाति के गायक एंक पायार की आवाज में कुबलाई खान नाम के इस गीत में इस महान सम्राट का गुणगान किया गया है। तो श्रोता मित्रों, ये था अभिज्ञ व्यक्तियों का साथ खोजने वाले कुबलाई खान। अगली बार हम फिर एक नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर चारों पशु नक्षत्रों से निवेदन करता है कि वे उसके साथ चलें और गैंडा प्रेतात्माओं को पकड़ने में उसकी मदद करें। स्वर्ग शिक्षक कहते हैं कि शाही आदेश के मुताबिक चारों को जाना चाहिए, इसलिए आप चारों को जाना तो पड़ेगा ही। मैं वापस लौटकर सम्राट को सूचित करता हूँ। तब वानर विदा लेता है और वापस लौट जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। अंध तत्व कंदिरा पर पहुंचकर चारों पशु नक्षत्रों ने कहा, देर न कीजिए महान मनीषी, आप उन्हें चुनौती देकर बाहर निकल आइए, फिर हम उन्हें दबोच लेंगे। तब वानर गुफा दरवाजे के पास जा पहुंचा और गाली गलौज करता हुआ जोर से चिल्लाया, अरे ओ तेल चोर राक्षसों, मेरे गुरुदेव को लौटा दो। जिन दरवाजों को शूकर ने तोड़ डाला था, उन पर छोटे दानवों ने लकड़ी के कुछ तख्ते लगा दिए थे। जब उन्होंने गालियां सुनी तो वे दौड़कर अंदर गए और सूचना दी, महाराज मैक्सोसन बाहर आकर हमें फिर से गालियां दे रहा है। धूल वर्जक ने कहा, जब हमने उसे हरा दिया तो वह भाग खड़ा हुआ था, अब वह यहाँ क्या करने आया है? शीत वर्जक और ताप वर्जक ने तिरस्कार पूर्वक कहा, चलो अपने कवच धारण कर लें। छोटे दानवों, उसे सावधानी से घेर लो और यहाँ से हरगिज न निकलने दो। अपनी जान की परवाह किए बिना सभी प्रेतात्मा भाले और तलवारें उठाए हुए, झंडे हिलाते हुए और ढोल नगाड़े बजाते हुए गुफा से बाहर निकल आए। वानर पर वे जोर से चिल्लाए, अरे बंदर की औलाद, तुम फिर आ गए हो क्या? फिर एक बार अपनी पिटाई कराना चाहते हो? अब क्या था, बंदर की औलाद सुनते ही वानर गुस्से से आग बबूला हो गया। दांत पीसते हुए उसने अपना लौह दंड उठाया और उन पर चढ़ गया। तीनों दानव नरेशों ने अपने छोटे दानवों को बुलाकर उसे घेर लिया। तभी चारों पशु नक्षत्रों ने, जो पीछे इंतजार कर रहे थे, अपने हथियार घुमाने शुरू कर दिए और वे जोर से चिल्लाए, अरे ओ दुष्टों, जो जहां है वहीं खड़ा रहे। चार नक्षत्रों को देखकर तीनों दानव नरेश बेहद घबरा गए और एक ही सुर में बोले, गजब हो गया, गजब हो गया। इसने उन लोगों का पता लगा लिया है जो हमें हरा सकते हैं। छोटे दानवों, जान बचाकर भागो। इसके बाद चारों तरफ से गुर्राने, रंभाने, हाँफने और सिसकियां भरने की आवाजें आने लगी। सभी छोटे दानव अपने असली रूप में लौट आए थे। पूरे पर्वत पर सुरागायों, भैंसों और बैलों के झुंड दौड़ते दिखाई दे रहे थे। तीनों दानव नरेश भी अपने असली रूप में लौट आए।
उन्होंने अपने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए और लोहे की तोपों के आकार के चौपाई जानवर बनकर उत्तर पूर्व की तरफ सर पट दौड़ने लगे। उनके पीछे पीछे पुनर्वसु लक्कड़बग्घा नक्षत्र को और चित्रा लघु ड्रैगन नक्षत्र को साथ लेकर वानर भी दौड़ पड़ा। उत्तराषाढ़ एक श्रृंगी नक्षत्र और रेवती वृक नक्षत्र ने पूर्वी पर्वत के खंगों, शिखरों, उपत्यकाओं और घाटियों में सभी मवेशी प्रेतात्माओं का सफाया कर डाला। कुछ मवेशी प्रेतात्मा मारे गए, बाकी को बंदी बना लिया गया। तब उन्होंने अंध तत्व कंदरा में जाकर थांग महाभिक्षु, शूकर और भिक्षु रेतात्मा को रिहा करा लिया। दोनों नक्षत्रों को पहचानने के बाद भिक्षु रेतात्मा ने उन्हें झुककर प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया और पूछा, आप दोनों महानुभाव हमें बचाने के लिए यहाँ कैसे आए? दोनों नक्षत्रों ने जवाब दिया, हम आपको बचाने के लिए यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि महान मनीषी वानर ने जेठ सम्राट से हमें भेजने का अभिवेदन किया है। थांग महाभिक्षु ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरे शिष्य उखुन अब तक क्यों नहीं आया? नक्षत्रों ने बताया, तीनों बूढ़े दानव पहले गैंडा थे, हमें देखते ही वे उत्तर पूर्व की तरफ भाग गए। महान मनीषी सुन पुनर्वसु लक्कड़बग्घा नक्षत्र और चित्रा लघु ड्रैगन नक्षत्र को साथ लेकर उनके पीछे गए हैं। हम दोनों ने वृषभों का सफाया कर दिया है और अब आपको रिहा कराने आए हैं भिक्षुवर। थांग महाभिक्षु ने एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए पहले दोनों को और फिर देवलोक को दंडवत प्रणाम किया। शूकर बोला, गुरुदेव, बार बार दंडवत प्रणाम करना बंद कर दीजिए। ये चारों नक्षत्र अधिकारी जेठ सम्राट के आदेश पर यहाँ आए हैं। सभी साधारण दानवों का सफाया किया जा चुका है, लेकिन हम नहीं जानते कि वरिष्ठ दानवों को कैसे हराया जाए। आइए हम पहले सभी मूल्यवान वस्तुओं को गुफा से बाहर निकाल दें और इस जगह को तहस नहस कर दें। उन राक्षसों को हमेशा के लिए जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। फिर हम मठ में लौटकर वानर का इंतजार करेंगे। रेवती वृक नक्षत्र ने कहा, बलाधिकृत थेनफंग, आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है। आप और भिक्षु रेतात्मा अपने गुरुदेव को सुरक्षित मठ में ले जाइए ताकि वहाँ वे अच्छी तरह से सो सकें। हम लोग दुश्मन से लोहा लेने उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं। शूकर बोला, ठीक है, आप दोनों को उन तीनों की मदद करके दैत्यों का पूरी तरह से सफाया कर देना चाहिए। तब आप लोग लौटकर अपनी कामयाबी की सूचना जेठ सम्राट को दे सकेंगे। उन दोनों नक्षत्र अधिकारियों ने दुश्मन का पीछा करने के लिए उसी समय निकलना ठीक समझा। शूकर और भिक्षु रेतात्मा को गुफा में लगभग 1 मन मूल्यवान वस्तुएं मिली। बहुत सा मूंगा, गोमेद, मोती, अंबर, बहुमूल्य सीपियां, जेड और सोना। वे उन्हें बाहर ले गए और गुरुदेव को एक चट्टान के शिखर पर बिठाकर गुफा में आग लगा दी, जिससे वह जलकर राख हो गई। इसके बाद वे गुरुदेव को अपने साथ चिनफिंग पद के करुणा मेघ मठ में ले गए। उत्तराषाढ़ एक श्रृंगी नक्षत्र ने और रेवती वृक नक्षत्र ने अपने मेघयानों पर सवार होकर उत्तर पूर्व की ओर राक्षसों का पीछा किया, लेकिन आकाश के बीचों बीच में ही राक्षस उनकी आंखों से ओझल हो गए। पश्चिमी सागर में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि महान मनीषी वानर राज काफी दूर सागर तट पर बैठा जोर से चिल्ला रहा है। अपने मेघयान से नीचे उतरकर उन्होंने पूछा, राक्षस कहाँ है महान मनीषी? वानर ने उल्टा सवाल किया, आप दोनों ने उनका पीछा क्यों नहीं किया और उनको हराने में मेरी मदद क्यों नहीं की? आपको क्या अधिकार है कि यहाँ आकर मुझसे सवाल पूछे? उत्तराषाढ़ एक श्रृंगी नक्षत्र ने जवाब दिया, महान मनीषी, जब हमने यह देखा कि आप और पुनर्वसु लक्कड़बग्घा नक्षत्र और चित्रा लघु ड्रैगन नक्षत्र ने दानवों को हरा डाला है और आप तीनों उनका पीछा कर रहे हैं, तो हमें पक्का यकीन हो गया कि आप उन्हें अवश्य बंदी बना लेंगे। इसलिए हम दोनों ने बाकी राक्षसों का सफाया कर दिया, आपके गुरुदेव और गुरु भाइयों को गुफा से रिहा करा दिया।
पर्वत की तलाशी ली, गुफा को आग लगाकर भस्म कर दिया और आपके गुरुदेव को दोनों गुरु भाइयों को सौंप दिया ताकि वे उन्हें नगर के करुणा मेघ मठ में वापस ले जाएं। आपके जाने के काफी देर बाद जब हमने आप लोगों को वापस आते नहीं देखा तो हम आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। वानर अब जिसका क्रोध प्रसन्नता में बदल चुका था वह बोला, तब तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने इतना ज्यादा कष्ट उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो ये है कि जब हम उन राक्षसों का पीछा करते करते इतनी दूर आ गए तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। लक्कड़बग्घा नक्षत्र और लघु ड्रैगन नक्षत्र ने भी उनके पीछे पीछे समुद्र में प्रवेश किया, जबकि मैं तो किनारे पर ही रहा ताकि उनके भागने का रास्ता रोका जा सके। अब आप लोग आ गए हैं, तट पर उनका रास्ता आप लोग रोक सकते हैं। मैं भी समुद्र के अंदर जाता हूँ। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को शारदां का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता दोस्तों को राकेशवत्स का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत। पिछले पाठ में हमने बैंक से संबंधित कुछ चीनी वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 可以刷卡吗？ क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? 交现金还是刷卡？ नगद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? 我刷信用卡， मैं क्रेडिट कार्ड से दूंगा। 请您在这里签字。 कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। शाओथांग जी, निसंदेह अब क्रेडिट कार्ड से पैसे देना तो और सुविधापूर्ण हो गया है। जी हाँ। तो क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 可以刷卡吗？ 可以刷卡吗？ 可以यानी कि सकना। 可以 刷卡क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। 刷卡 माँ प्रश्नवाचक शब्द। 吗？可以刷卡吗？可以刷卡吗？ क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 先生，您消费1000元， 哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？ 可以。 刷卡क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। 刷卡可以刷卡吗？可以刷卡吗？ क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए सुने एक बार फिर आज के बाद की पहली बातचीत।
先生，您消费1000元，哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？可以。 चीजें खरीदने के बाद दुकानदार आपसे पूछेगा交现金还是刷卡 नकद देंगे या क्रेडिट कार्ड से 交现金还是刷卡？交现金 नकद पैसे देना 交现金还是 या 还是刷卡 क्रेडिट कार्ड से पैसे देना 刷卡？交现金还是刷卡交现金还是刷卡？नगद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? मेरा विचार है कि हमें इस वाक्य पर ध्यान देना चाहिए इस वाक्य में 2 विकल्प दिए गए हैं मिसाल के लिए नकद देंगे या क्रेडिट कार्ड से मैं समझ गया। इस स्थिति में मुझे कोई एक तरीका चुनकर पैसे देने हैं। जी हाँ 交现金还是刷卡？ हाँ 交现金还是刷卡 मैं समझ गया। आए अब हम सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 您是交现金还是刷卡？我刷信用卡。请您在这里签字。好的。 शावथांग जी, मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। इसे चीनी में कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 我刷信用卡我刷信用卡，信用卡 क्रेडिट कार्ड 信用卡， श्वा इसका पुराना अर्थ है सफाई करना श्वाया मिसाल के लिए दांत की सफाई करना 刷 यहाँ श्वा के साथ 信用卡 जोड़ा गया है मतलब है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है 刷信用卡。 आए एक बार फिर सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत 您是交现金还是刷卡？我刷信用卡。请您在这里签字。好的。 राकेश जी आप जरूर जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद आपको रसीद पर हस्ताक्षर करने हैं दुकानदार आपसे ये कहेगा 请您在这里签字 यानी कि कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए 请您在这里签字。请 कृपया 请 您你 यानी कि आप 您在这里 यहाँ पर 在这里签字 हस्ताक्षर करना 签字。请您在这里签字 कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए 请您在这里签字。कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। आइए अब हम आज के पाठ के मुख्य वाक्य देखें श्वाखा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना 刷卡可以刷卡吗可以刷卡吗？ क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? 交现金 नकद पैसे देना 交现金交现金还是刷卡 नकद देंगे या क्रेडिट कार्ड से 交现金还是刷卡？ कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए 请您在这里签字请您在这里签字。签字 हस्ताक्षर करना 签字。अच्छा, अब हम आज की सारी बातचीत सुने। बजट एक 先生，您消费1000元，哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？可以。 बजट दो 您是交现金还是刷卡？我刷信用卡。请您在这里签字。好的。 अच्छा दोस्तों, आए अब वेतुंग भाई से चीनी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लें। पहले चीनी लोग आमतौर पर नकदी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि काम के लिए दूसरी जगह जाते समय भी पैसे नकद लेकर जाते थे। यहाँ तक कि विदेश जाते समय भी नकदी साथ ले जाते थे। इसलिए अक्सर पैसे गुम होने या चोरी होने का खतरा बना रहता था। अब ज्यादा से ज्यादा चीनी युवक युवतियाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। विभिन्न बैंक भी भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों को क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने को प्रेरित करते हैं। इसलिए अब चीनी लोगों के पास में कोई क्रेडिट कार्ड होना आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अच्छा,
अब शाओथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।